हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेवास IAS में आप सभी का स्वागत है। यह यूपी PCS मेंस पेपर 5 लेक्चर सीरीज़ का 7वां लेक्चर है। पिछले 6 लेक्चर्स में हमने यूपी का आर्ट एंड कल्चर और ब्रीफ हिस्ट्री कवर कर लिया है, और इस लेक्चर में हम ट्राइबल इश्यूज़ ऑफ यूपी देखेंगे और साथ में ऑफिस ऑफ द गवर्नर देखेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ कि पेपर 5 और पेपर 6 ये दोनों मिला के मैं 20 सितंबर तक ख़त्म करूँगा, जिसमें से पेपर 5 20 अगस्त तक और पेपर 6 20 सितंबर तक। मैं एडवाइस यही करूँगा आपको कि आप मेरे साथ ये लेक्चर देखते चलें, साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलें। जैसा पॉसिबल हो पाएगा तो मैं बीच बीच में खुद से ही क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा, या तो यूट्यूब पे मैं अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो भी बना दूँगा, और आपका फ्री में रिव्यू भी हम करेंगे। बस QCA बुकलेट में आंसर लिख के दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है मैं क्वेश्चन आपको लिख के दूँ और उसी का आप आंसर लिख के दें। आप ऐसे भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे कोई भी आंसर लिख के भेज सकते हैं। आंसर हो या ऐसे हो, हम उसका आपको फ्री में इवैल्यूएशन करके देंगे विद कमेंट्स। ओके, तो आइए हम थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं पहले कि अभी हमें क्या क्या चीज़ें और कवर करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में से कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें से हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, आर्किटेक्चर भी हो चुका है। 1857 का स्ट्रगल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड पर्सनैलिटीज़ भी आपको पढ़ा चुका हूँ। PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने अपलोड कर दी थी। रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल इश्यूज़ में हमने मेनली सोशल स्ट्रक्चर, फेस्टिवल्स, फेयर, म्यूज़िक, फोक डांसेस, लिटरेचर, लैंग्वेजेस, डायलेक्ट, सोशल कस्टम, ये सब मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आर्ट एंड कल्चर वाले लेक्चर में। अब हमें यहाँ पे मेनली ट्राइबल इश्यूज़ देखना है, उसके बाद डायरेक्टली हम पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी पे आ जाएंगे। 5 से 6 लेक्चर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी के ऊपर मैं लूँगा, जिसमें से इस लेक्चर में मैं गवर्नर के बारे में डिस्कस करूँगा, और उसके बाद सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, और ये सब स्ट्रिक्टली इन कंटेक्स्ट ऑफ यूपी होगा। क्योंकि बाकी चीज़ें आप GS2 में पढ़ ही लेंगे कि आपको पता होगा CM के ऑफिस के क्या प्रोविजंस हैं, स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल के क्या प्रोविजंस हैं। तो ये सब जनरल चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा मैं। यूपी के कंटेक्स्ट में जो चीज़ें आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं, मैं उन पर डिस्कशन लूँगा। जैसे कि मैंने अभी, आप देखेंगे कि गवर्नर के लेक्चर में, गवर्नर के कंटेंट पे मैंने यूपी स्पेसिफिक चीज़ें भी कुछ मेंशन करी हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये लेक्चर बाकी लेक्चर्स की तरह 36 to 40 मिनट्स का नहीं होगा। इसको हम क्रिस्प रखेंगे, क्योंकि इसमें हमें 2 ही टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, एक ट्राइबल, दूसरा गवर्नर। तो आइए शुरू करते हैं। इनिशियली मैंने कुछ डेटा पुट कर दिया है, तो जब भी आप अपने आंसर का इंट्रो लिखिए तो इस डेटा का यूज़ करिए, ठीक है। जैसे कि ट्राइबल पॉपुलेशन इन यूपी इज़ 0.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। और यूपी में टोटल 15 ट्राइबल्स रिसाइड करते हैं। 15 ट्राइबल्स माने 15 ट्राइब्स, नॉट ट्राइबल्स, 15 ट्राइब्स रिसाइड करती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द डेटा। आप मेनली यही डेटा यूज़ करिएगा अपने इंट्रो में। डेटा से स्टार्ट करने पे यू हैव एन अपर एज। इंट्रो आपका प्रिपेयर्ड रहता है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता आंसर लिखते टाइम। ये मैंने एक जनरल मैप बना दिया है यूपी की ट्राइब्स का। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिएगा, जैसे कि तराई बेल्ट में, ये तराई बेल्ट है आपकी, यहाँ पे थारू और बोतिया जनजाति, ठीक है। ये बिजनौर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी वाला एरिया में बक्सा और महागीर, सॉरी, ठीक है। और ललितपुर में सहरिया, जौनसारी, और मिर्ज़ापुर सोनभद्र में सहरिया, बैगा, और आपके पूर्वांचल वाले साइड गोंड और खारवार, ठीक है। तो सारी मेंशन नहीं है, सारी मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक जनरल मैप बना दीजिएगा सो दैट द एग्जामिनर नोज दैट यू नो थिंग्स। और ये मैप तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ज़रूर बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो मेनली प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल्स पे आता है, ठीक है। जो जनरल अनुमान ये है कि अगर पूछेगा तो प्रॉब्लम से पूछेगा कि व्हाट आर द इश्यूज ट्राइबल्स आर फेसिंग, है ना, हाउ कैन देयर वेलफेयर बी इंश्योर्ड, है ना। तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस आएंगे, तो प्रॉब्लम्स जानना सबसे ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम है इंडेटनेस। पहले हम इनके बुलेट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है इंडेटनेस। ये बुलेट पॉइंट्स तो आप रट लीजिएगा,
रट के रखेंगे चीज़ें तो आसानी रहेगी। दूसरा है इशू ऑफ लैंड ट्रांसफ़र्स। तीसरा है न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी के आने से दे लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल राइट टू कलेक्ट फूड फ्यूल एंड अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो इकोनॉमिक रीज़न है तीसरा। ठीक है, चौथा है फिशरमैन दैट की महागीर, दे आर लूजिंग ऑक्यूपेशनल राइट। ठीक है, ये भी इकोनॉमिक है, ऑक्यूपेशनल राइट। और लास्ट है थ्रेट टू ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड लो प्राइस फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स आर सम ऑफ द अदर कंसर्न्स। तो आइए इसको जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इंडेटनेस, मोस्ट आर इलिटरेट दस नॉट अवेयर अबाउट फॉर्मल क्रेडिट दस लीडिंग टू इंडेटनेस। तो पहली जो प्रॉब्लम यहाँ से निकल के आ रही है कि एक इलिटरेसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विच इज़ लीडिंग टू इंडेटनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इशू ऑफ लैंड ट्रांसफर्स। थारू एंड बक्सा ट्राइब्स ऑफ द लो लैंड एरियाज आर विक्टिमाइज्ड बाय द प्रॉब्लम ऑफ एनक्रोचमेंट एंड ट्रांसफर्स। ठीक है, तो ये जनजातियाँ मैंने जो मेंशन की हैं, ट्राइब्स जो मैंने मेंशन की हैं, इसका नाम वहाँ पे लिख दीजिएगा सो दैट द एग्जामिनर नोज कि आप यूपी के कंटेक्स्ट में अवेयर हैं। जैसे GS 1 में भी आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी कि ट्राइबल की पॉपुलेशन क्या है, या GS 2 में भी आप गवर्नेंस में पढ़ते ही होंगे कि ट्राइबल्स की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, लेकिन जब आप यूपी के कंटेक्स्ट में लिखते हैं तो पर्टिकुलर यूपी की ट्राइब के बारे में थोड़ा मेंशन करना ज़रूरी रहता है ना, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये जानना चाह रहा है कि अगर यूपी के ट्राइब्स के बारे में आपसे पूछा गया है तो यूपी के ट्राइब्स को मेंशन करके उनकी पर्टिकुलर ट्राइब की क्या प्रॉब्लम है तो इस तरीके से बताया जाए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राइब्स मेंशन की है। ये अब कंटेंट के सोर्स की चिंता मत कीजिए, ये एकदम जेन्युइन कंटेंट है, रिसर्च पेपर से ही निकाला हुआ कंटेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको मैं गलत चीज़ पढ़ाऊँगा। ये जो चीज़ें रिसर्च पेपर में अवेलेबल थी वहीं से मैंने निकाला है, ये सारी मेहनत मैंने आपके लिए की है। तो इसको पढ़िए और बेफिक्र होकर एग्ज़ाम में लिख के आइए, इट विल डेफिनेटली फेच मार्क्स फॉर यू। ठीक है, तो हो गया थारू एंड बक्सा, इनकी प्रॉब्लम क्या है, मेनली लैंड एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है। खारवा ट्राइब इज़ ट्रेडिशनली फॉरेस्ट डिपेंडेंट ट्राइब। ठीक है, न्यू फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पॉलिसी से इनका दे लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल राइट टू कलेक्ट फूड फ्यूल एंड अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सिंस वी नो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्राइबल्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ना, इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम। ठीक है, और अगर यही माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये अगर कलेक्ट ना कर पाएँ तो इट इज़ अ लॉस ऑफ लाइवलीहुड। तो खारवा ट्राइब जो कि ट्रेडिशनली फॉरेस्ट डिपेंडेंट ट्राइब है, इट इज़ नॉट एबल टू कलेक्ट देयर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पॉलिसी। सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम फॉर देम लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है महागीर ट्राइब। महागीर ट्राइब इज़ अ फिशरमैन ट्राइब। ठीक है, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन है। दे आर लूजिंग देयर ऑक्यूपेशनल राइट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेक्स इन अर्बन एंड सब अर्बन स्पेसेस। ठीक है, दिस इज़ देयर मेजर प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब ये क्या है कि ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं हर जगह। ठीक, अब जैसे थ्रेट टू ट्रेडिशनल नॉलेज, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड लो प्राइसेस फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स आर सम ऑफ द अदर कंसर्न्स। तो जो कॉमन रीज़न है वो तो डेफिनेटली पता होने चाहिए, वो आप पेपर 2 में भी पढ़े ही होंगे खुद से। तो अगर वो ये सब नहीं, पर्टिकुलर रीजंस नहीं याद आ रहे हैं तो टेक द हेल्प ऑफ दिस कॉमन रीजंस, इनकी हेल्प लीजिए एंड फ्रेम योर आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं मिलना होगा वहाँ 2-4 नंबर तो मिलेंगे ही। ठीक, आइए आगे देखते हैं। कुछ ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्राइब्स के स्पेसिफिकेशंस बताइए, है ना, हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर इन यूपी, व्हाट आर देयर स्पेसिफिकेशंस, इस तरीके से अगर कुछ क्वेश्चन आता है, सिंस हाउ मेनी तो नहीं पूछेगा, है ना, लेकिन कुछ ट्राइब्स के पूछेगा कि व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज़। ठीक है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो उस पर मैंने कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर दिया है। जैसे कि अगर ट्राइब्स के बारे में पूछे, क्योंकि इसे सिंस एक बार क्वेश्चन आ गया था कि फोक सॉन्ग्स ऑफ यूपी बताइए, तो बहुत से लोगों को याद ही नहीं आ रहा था कि फोक सॉन्ग्स ऑफ यूपी हैं कौन कौन से। ठीक है,
हालांकि ये पिछले लेक्चर में मैंने कवर कर लिया है, जिसको देखना होगा वहाँ से देख लेगा। तो अब यहाँ पे ये ट्राइब्स इन यूपी आप देख लीजिए, है ना, और इनकी स्पेसिफिकेशंस कुछ मैंने लिख दी हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं जौनसारी ट्राइब। दे क्लेम देमसेल्व्स एज डिसेंडेंट ऑफ द पांडवाज ऑफ महाभारत। कहाँ मिलती हैं? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। फिर आते हैं बक्सा। कहाँ मिलती हैं? बिजनौर सहारनपुर एरिया में। इनका मेन ऑक्यूपेशन है एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। ठीक है। स्पेसिफिकेशन क्या है इनकी? मेन फीचर, चामुंडा देवी ऑफ काशीपुर इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट गॉडेस। ठीक। फिर आते हैं थारू पे। एरिया इनका है तराई एरिया ऑफ यूपी, मैंने पीछे मैप पे दिखाया था आपको। क्लेम टू बी ऑफ राजपूत ओरिजिन। प्रैक्टिस ऑफ रिवेंज मैरिज, दैट इज एक्सचेंज ऑफ सिस्टर्स इज फॉलोड। सेलिब्रेट दिवाली बाय मॉर्निंग, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। हम प्री के टाइम भी पढ़ते हैं कि थारू जनजाति का ये मेरे ख्याल से PYQ है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है ना। तो आप अगर ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको सबसे ऊपर ही लिखिएगा थारू के बारे में जब भी लिखिएगा। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन। ओके। सिंस यूपी आता है इंडो गैंगेटिक बेल्ट में, ठीक है, तो इंडो गैंगेटिक बेल्ट में ही अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है तो हाउ कैन ट्राइबल्स बी अनटच्ड विद इट। ठीक है। तो ये सिंपल है कि ज़्यादातर जनजातियों का जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा या मेन ऑक्यूपेशन होगा वो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड होगा। नेक्स्ट इज खारवार। एरिया इनका कौन सा है? सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया। ठीक है। बोथ मैन एंड वुमेन ऑफ दिस ट्राइब आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, सोशो इकोनॉमिकली वेरी बैकवर्ड, कलेक्ट एंड कट वुड फ्रॉम फॉरेस्ट। ये पीछे मैंने डिस्कस किया हुआ था। और यही वुड ये कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मतलब कर तो ले रहे हैं लेकिन देयर आर सम प्रॉब्लम्स बिकॉज द फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। तो इनका हैरेसमेंट होता है। इफ़ दे गो टू कलेक्ट मैन फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो इनका हैरेसमेंट होता है। दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो विच इज़ लीडिंग टू ऑक्यूपेशनल हजार्ड और नॉट हजार्ड, लॉस, लीडिंग टू इकोनॉमिक लॉस। ठीक है। तो इस तरीके से आपने आंसर को फ्रेम करिएगा। फिर आती है माघी ट्राइब, पीछे मैंने डिस्कस किया था। बिजनौर सहारनपुर एरिया, दे आर कन्वर्टेड मुस्लिम, यूज मॉस्क फॉर देयर प्रेयर्स, फिशिंग इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज गोंड ट्राइब। गोंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड। दे हैव लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश। यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन गोंड की है। ठीक है। एरिया कौन सा है इनका? पूर्वांचल रीजन, मैंने मैप पे पीछे दिखाया हुआ है। और इनका भी मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है। ठीक। अब हमने ट्राइब्स देख ली, यूपी में ट्राइब्स जो थी उनके कुछ फीचर्स देख लिए कि जैसे जौनसारी, थारू, गोंड, खारवार, मागीर, बक्सा, इन सब के क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स देख ली यूपी में, यूपी के कंटेक्स्ट में, और हमने मैप भी देख लिया। फिर अब हमारे लिए चीज़ बचता है कि क्या किया जाना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है वो आप ऐड कर लीजिएगा, लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स ऑफ ट्राइबल्स। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं है। ठीक है। इवन लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है। तो इस तरीके से ये ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, अलॉन्ग विथ एजुकेशन, हेल्थ, है ना। जब आंसर में आपको कुछ ना पता हो ना, जब आपसे प्रॉब्लम पूछी जाए तो आप अपने आंसर को कुछ इस तरीके से फ्रेम कीजिए, जैसे एक पेस्टल अप्रोच होता है। ठीक है। जैसे पॉलिटिकल हो गया, पी से, ई से इकोनॉमिकल हो गया, एस से सोशल हो गया, टी से टेक्नोलॉजिकल हो गया, ई से एनवायरमेंटल हो गया, और एल से लीगल हो गया। When you are clueless about what to write in this particular topic, तो पेस्टल अप्रोच फॉलो कीजिए, चाहे वो सोल्यूशन देना हो चाहे प्रॉब्लम लिखनी हो। ये एक बहुत बढ़िया अप्रोच होता है उसके लिए कि यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स, उस टॉपिक के बारे में। जैसे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन प्रॉब्लम पूछी तो आप उनके पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल में क्या हो सकता है, दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड,
है ना. एंड इफ़ दे आर रिप्रेजेंटेड दे डोंट होल्ड इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, है ना. बाय रिजर्वेशन है तो रिप्रेजेंट तो हो ही रहे हैं, बट मिनिस्ट्री में पोर्टफोलियोज अच्छे नहीं मिलते, है ना. जैसे कि फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, इस तरीके के पोर्टफोलियो नहीं मिलते. होम हो गया, है ना. फिर आता है इकोनॉमिक लॉस ऑफ लाइवलीहुड, जो मैंने भी यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं यहाँ पे, है ना. लो प्राइस फॉर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स एंड ऑल, ठीक है. और एग्रीकल्चर इनका वीक हो रहा है बिकॉज ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट. सोशली एक्सक्लूडेड तो होते ही हैं, तो एजुकेशन, हेल्थ, ये सब लिखिए. टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हैं, ट्राइबल्स को टेक्निकल एजुकेशन नहीं है ना. सो दे आर नॉट कनेक्टेड टू मेन स्ट्रीम, ठीक है. एनवायरनमेंट में सीधी सीधी लिखिए कि मतलब कैसे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है, और ट्राइबल्स का ये एक हैबिटेट होता है, जंगल्स एंड ऑल दीज थिंग्स विच इज़ बीइंग डिग्रेडेड ड्यू टू लॉस ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक. तो इस तरीके से आप सोचिए एग्ज़ाम में, और इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही बढ़िया होता जाएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं जिसमें हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि इसको हमने पढ़ा ही नहीं है, लिखें क्या. बट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स तो आपको आइडिया लगता है. एंड आई हैव सीन पीपल गेट गुड मार्क्स बिकॉज क्योंकि उनको आता भी नहीं था, बट दे यूज दिस अप्रोच. और ऐसे बहुत अप्रोचेस हैं, दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोच. ऐसे बहुत अप्रोचेस हैं, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्या क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, है ना. ड्रॉ अ मैप वेयर इट्स पॉसिबल, ठीक है. तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को फ्रेम कीजिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए ट्राइबल्स की पॉपुलेशन का. तो फर्स्ट इज़ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 विच टॉक्स अबाउट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है. तो अगर इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो फॉर ट्राइबल्स को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक. और इनके राइट्स रिस्टोर्ड रहेंगे. इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एट एकलव्य मॉडल स्कूल्स इन ट्राइबल एरियाज़. एकलव्य मॉडल स्कूल्स क्या होते हैं? दे आर रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर ट्राइबल्स, है ना. यूपी में भी 4-5 ऐसे एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए गए हैं ट्राइबल्स के लिए. इनका एंट्रेंस होता है और जो मेधावी छात्र होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एट दीज स्कूल शुड बी इम्प्रूव्ड, है ना. क्योंकि ट्राइबल्स के बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो दे विल डेफिनेटली पुल अदर पीपल आउट फ्रॉम दैट poverty which they are facing, which they have faced, ठीक है. वो कहते हैं ना, एक बच्चा अगर पढ़ ले तो पूरा जनरेशन सुधर जाती है ना. तो वही चीज़ हर जगह लागू होती है, यहाँ भी लागू होती है. मोबाइल मेडिकल कैंप्स इन ट्राइबल एरियाज़, ठीक है. हेल्थ वाला प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था, उस पर ये लिखिए मोबाइल मेडिकल कैंप्स इन ट्राइबल एरियाज़ की, ठीक है. दो वी कैन नॉट प्रोवाइड डॉक्टर्स एट जस्ट अ कॉल, ठीक है. तो मोबाइल मेडिकल कैंप्स तो वहाँ पे सेटअप किए जा सकते हैं, ठीक. स्ट्रेंथन ट्राइफेड्स MSP फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोग्राम, ठीक है. और यूपी की कुछ स्कीम्स मेंशन कर दीजिएगा, जैसे कि 20,000 मैरिज ग्रांट स्कीम. 20,000 मत लिखिएगा, मैरिज ग्रांट स्कीम लिखिएगा. इसके अंदर 20,000 रुपीज़ गर्ल चाइल्ड गेट्स फॉर हर मैरिज, है ना. मैरिज एक बड़ा खर्चा होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए 20,000 रुपीज़ दिए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्म एंड बाईसाइकिल टू ट्राइबल ग्रुप्स. ये यूपी की साइट से मैंने निकाला है, यूपी ट्राइबल डिपार्टमेंट वाली साइट से मैंने निकाला है. तो ये मेंशन कीजिएगा विदाउट हेजिटेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है. स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ट्राइबल, है ना, और एकलव्य मॉडल स्कूल्स. तो ऐसा स्कीम का कोई बड़ा नाम नहीं है ना. तो दीज आर जस्ट वेरी लेमन टाइप्स ऑफ नेम्स. तो लेकिन ये मेंशन कर दीजिएगा कि मैरिज स्कीम है, यूनिफॉर्म एंड बाइसाइकिल टू ट्राइबल गर्ल्स वाली स्कीम है ना. दे प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू ट्राइबल, ना. तो इस तरीके से ये मेंशन कीजिएगा, ठीक है. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम गवर्नर ऑफ यूपी देखते हैं. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी. इसमें तमाम चीज़ें हैं, जैसे CM है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पर इस लेक्चर में हम सिर्फ गवर्नर देखेंगे. इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स वी विल कवर होल पॉलिटिकल सिस्टम अलॉन्ग विथ गवर्नेंस इन यूपी, ठीक है. तो ये आपका एक जनरल इंट्रो हो जाता है
गवर्नर का क्वेश्चन आया तो ये दिस इज अ जनरल इंट्रो. गवर्नर इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट्स. आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर. तो अब आई नीड नॉट टू मेंशन दिस सिंस यू आर गाइज आर राइटिंग मेंस, है ना, तो आपको पता होगा, बट फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ दैट इफ़ यू आर राइटिंग एनी आंसर इन GS2 पर से और यूपी के ही पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो वेर एवर पॉसिबल यूज़ आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. GS2 की लैंग्वेज बहुत अलग होती है. पीपल इसको लेस मार्क्स क्योंकि उन्हें लैंग्वेज का पता नहीं होता कि GS2 में टर्मिनोलॉजीज किस तरीके की यूज़ करनी है. तो आर्टिकल ज़रूर यूज़ कीजिए, केस लॉज यूज़ कीजिए, ठीक है. वे फॉरवर्ड में रिपोर्ट्स यूज़ कीजिए, रिपोर्ट्स ऑफ सच एज सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट, पंछी कमीशन की रिपोर्ट, ठीक है, और ADR रिपोर्ट्स. तो दिस विल मेक योर आंसर होलसम, ठीक है. लेमैन तरह के आंसर मत लिखिए यहाँ पे, राइट एज इफ़ यू नो, ठीक है. मेंशनिंग आर्टिकल्स प्रूव्स अ पॉइंट कि भाई हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, एंड एग्जामिनर विल डेफिनेटली लुक इनटू इट कि हाँ एक भाई गवर्नर के बारे में लिखा है तो आर्टिकल पढ़ा हुआ है कि नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की है तो कौन आर्टिकल मेंशन्ड है कि नहीं, ठीक है. तो दीज थिंग्स डेफिनेटली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, और अंडरलाइन तो करना आपको पता ही होगा, ठीक. आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर. सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. दिस इज़ अ जनरल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इफ़ नेसेसरी मेंशन करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की, ठीक है. अब रोल ऑफ गवर्नर देखते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ यूपी. पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन रोल है, दैट विल बी द सेम. तो आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम. नेक्स्ट इज आर्टिकल 161, पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, ठीक है. 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर. एंड 164, सॉरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिखिए, ठीक है, नहीं अपॉइंटमेंट मत लिखिए. 163 बस कहता है देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, मतलब गवर्नर शुड बी हेल्प्ड इन हिज फंक्शन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है. एंड 164 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब भी गवर्नर का क्वेश्चन आए यूपी के कंटेक्स्ट में या पेपर 2 में भी आए, GS2 में भी आए, तो ये डू मेंशन दीज आर्टिकल्स, ठीक. नेक्स्ट देखते हैं एक्स ऑफिशियो रोल. गवर्नर ऑफ यूपी इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर प्रयागराज, ठीक है. ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है. अगर यूपी के कंटेक्स्ट में गवर्नर पे क्वेश्चन आएगा तो कुछ उसका रोल पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है. तो अब इफ़ यू विल राइट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तो दैट इज़ ओनली हाफ ऑफ द आंसर. ये यूपी राजभवन की साइट से मैंने निकाला है, तो वहाँ पे ये एक्स ऑफिशियो और चांसलर रोल भी मेंशन थे. तो मे बी द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर दीज आंसर्स, दीज थिंग्स इन योर आंसर, ठीक है. तो इफ़ यू विल मेंशन देम इट विल बी NH, ठीक है. तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर ऑफ प्रयागराज is the ex officio chairman of the UP सैनिक पुनर्वास निधि to provide assistance to ex-servicemen or widows or dependents. He is the chief patron of Scouts and Guides of UP State Branch, which runs skill development program and vocational training to students. Okay. Next is his chancellor role. तो गवर्नर ही चांसलर होता है. जैसे हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर, तो ये वाइस चांसलर हुआ. उसके ऊपर कौन होता है, उसके ऊपर चांसलर होता है. एंड इन मेनी केसेस वो गवर्नर ही होता है ऑफ दैट स्टेट, ठीक है. तो गवर्नर रोल एज अ चांसलर अपॉइंट्स वाइस चांसलर्स बाय सेटिंग अप अ सर्च कमिटी, ठीक. पावर टू टेक फाइनल डिसीजंस ऑन इलेक्शन डिस्प्यूट्स विद रिगार्ड टू रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट बॉडीज ऑफ द यूनिवर्सिटीज़. पावर टू प्रिसाइड ओवर कॉन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द गवर्नर इन कंटेक्स्ट ऑफ यूपी, ठीक है. यूपी के कंटेक्स्ट में
अगर पूछेगा तो प्लीज़ डू मेंशन दीज थिंग्स, इट विल हैव अ गुड इफेक्ट ऑन योर आंसर। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, एक्स ऑफिशियो रूल एंड चांसलर रूल, ठीक है। नेक्स्ट इज इश्यूज हम देखेंगे कुछ। कंसर्न्स विद द रोल ऑफ गवर्नर, क्या कंसर्न्स हैं? देयर इज अ क्वेश्चन ऑन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। वाई पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज क्वेश्चन? फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, ठीक है। तो पर्सन्स विथ एक्टिव पॉलिटिकल बैकग्राउंड हु हैव बीन लॉयल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उनको ही ये पोस्ट दे दी जाती है एज अ रिवॉर्ड। और क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है तो ये एक वो वाली पोस्टिंग होती है जैसे कि रिटायरमेंट पोस्टिंग, कि इफ़ यू वांट टू रिटायर अ पॉलिटिशियन गिव हिम दिस पोस्टिंग, ठीक है। और या तो किसी कोई आपका खास ब्यूरोक्रेट है, वो आपके बहुत काम आया था, जैसे गवर्नमेंट के बहुत काम आया था, तो गवर्नमेंट गिव्स प्लम पोस्टिंग, ठीक है। सो गवर्नर का ऑफिस जो है इट इज़ ऑल्सो सर्विंग एज अ प्लम पोस्टिंग, है ना। तो दिस इज़ द मेजर इशू वाई दिस इज़ वाई पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज़ इन डेंजर। नेक्स्ट इज पावर्स, एलिगेशंस ऑफ मिसयूजिंग डिस्क्रिशनरी पावर एट द बिहेस्ट ऑफ सेंटर, ठीक है। ये भी इल्ज़ाम लगते हैं गवर्नर की पोस्ट पे। व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स, अभी हम देखेंगे, आइए देख ही लेते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर, ये अंडर आर्टिकल 163 पे के अंडर मैंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन में। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्क्रिशन, फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेकेंड इज सिचुएशनल। सिचुएशनल डिस्क्रिशन आर दोज विच आर नॉट मैंशनड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ अ कन्वेंशन कि गवर्नर का डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा इन मैटर्स पे, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। रिजर्व बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201, तो गवर्नर कैन रिजर्व बिल, ठीक है। तो इवन मनी बिल इसको भी गवर्नर रिजर्व कर सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, सेंटर में गवर्नमेंट अलग है, सेंटर में एक पार्टी गवर्नमेंट है और स्टेट में दूसरी पार्टी की। तो सेंटर यूजेस दिस ऑफिस ऑफ गवर्नर टू माइंड द स्टेट, ठीक है। क्या करेगा, स्टेट के जैसे जो बिल हैं, अगर सेंटर इज़ नॉट एग्रीइंग ऑन दैट बिल तो इट विल आस्क द गवर्नर टू रिजर्व दोज बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ मैनिपुलेटेड, ठीक है। इसको सेंटर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है एंड इट ऑब्वियसली डिस्टर्ब्स द फेडरल प्रिंसिपल, ठीक है। रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल, ये तो हम सबको ही पता है कि दिस इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर, ही कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट कि दैट स्टेट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, है ना। तो व्हाट प्रेसिडेंट डज, ही इम्पोजेस प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। तो उनकी गवर्नमेंट गेट सस्पेंडेड, है ना, हाउस गेट्स डिसॉल्व्ड, ठीक है, एंड पार्लियामेंट टेक्स ओवर, ठीक है। तो यूपी में खुद 10 बार प्रेसिडेंट्स रूल लग चुका है, ठीक है। फिर आते हैं, देखते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन। अपॉइंट सीएम when नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी इन केस ऑफ हंग असेंबली, जैसे यूपी में 1993 और 1996 के में हंग असेंबली हो गई थी, तो गवर्नर हैज़ द सिचुएशनल डिस्क्रिशन टू अपॉइंट अ सीएम, ठीक है। क्लियर मेजोरिटी नहीं होती तो पीपल गो फॉर कोलिशंस, तो उसमें गवर्नर की एक अहम भूमिका होती है, गवर्नर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट केस, ठीक है। तो इट इज़ ऑन द सिचुएशनल डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर कि वो किस पार्टी को अपने पास बुला के ही गिव्स अ चांस to prove its majority, okay, and with the party which proves its majority the governor allows him to form the government. Dismissal of council of minister when it cannot prove majority in assembly, तो I told this कि जब majority नहीं होती तो वो dismissal भी कर सकता है, this is also a situational discretion of the president. Third is removal, there is no security of tenure
कांट बी इम्पीच्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसमें गवर्नर के अपॉइंटमेंट और रिमूवल में स्टेट का कोई से ही नहीं होता। ठीक है, स्टेट इज़ एट द मर्सी ऑफ द यूनियन, गवर्नर कोई भी आ जाए, है ना, एंड इट कैन ईजिली माइंड द बिजनेस ऑफ द स्टेट। सेंटर कैन ईजिली माइंड द बिजनेस ऑफ द स्टेट विद द हेल्प ऑफ द गवर्नर। ठीक है, जैसे हम दिल्ली के केस में भी देख रहे हैं, है ना, दैट कैन हैपन एनीवेयर। तो नेक्स्ट आता है वे फॉरवर्ड कि ठीक है, प्रॉब्लम्स हमने देख ली, व्हाट कैन बी द सोल्यूशन। तो हम अपने कुछ सोल्यूशन दें, इससे अच्छा है पंची कमीशन ने रिपोर्ट बना के दी हुई है, हम वही लिख दें, है ना, इट विल ऐड मोर वेट टू आवर आंसर। ठीक है, तो देखते हैं पंची कमीशन ने क्या क्या सोल्यूशंस दिए थे। अपॉइंटमेंट बाय कमिटी, ठीक है, गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड बाय अ कमिटी एंड CM शुड बी द पार्ट ऑफ दैट कमिटी। गवर्नर शुड नॉट हैव बीन इन एक्टिव पॉलिटिक्स इन द लास्ट 2 years, तो ही इज सजेस्टिंग कूलिंग ऑफ पीरियड सो दैट देयर इज नो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन ऑफ द गवर्नर। ठीक है, फिर फिक्स टेन्योर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इम्पीचमेंट पावर टू स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे जो हमने प्रॉब्लम यहाँ पढ़ी थी ना, देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड गवर्नर कांट बी इम्पीच्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि प्रेसिडेंट इम्पीच हो सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, वैसे ही गवर्नर कैन शुड ऑल्सो बी इम्पीच्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो पुंची कमीशन रिपोर्ट की कुछ एडवाइजेस याद कर लीजिएगा। ठीक है, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इवन इन GS2। ठीक है गाइस, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पे मैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी को थोड़ा और कवर करूँगा, एंड इन द अपकमिंग 4 to 5 लेक्चर्स ये भी पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी कवर हो जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।